नमस्कार, आदाब। मैं हूं निखत अली। आप सब जानते हैं कि मैं इस वक्त बंगाल में मौजूद हूं और बंगाल की सियासत को कवर कर रही हूं। लेकिन आज मुझे बंगाल की सियासत पर कोई बात नहीं करनी है। मुझे आपको देश के हालात जो है वो बताने हैं। इन दिनों हम सब जानते हैं कोरोना की दूसरी लहर पूरी दुनिया में चल रही है और हमारे देश में चल रही है। हर रोज़ हम तबाही का मंजर देख रहे हैं। आलम यह है कि आज की बात करें तो 2,60,000 केसेस सामने आए हैं, जो अब तक के रिकॉर्ड तोड़ केसेस हैं। तो लाखों केसेस जो है वो हर रोज़ आ रहे हैं और हज़ारों में मौतें जो है वो हर रोज़ हो रही है। और जिनके ज़िम्मे हमने अपने देश को सौंपा है, जिनके हवाले ये देश है 2014 से, यानी हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, वो क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं, ज़रा देखिए। भाई और बहनों, 21वीं सदी का बंगाल आकांक्षी बंगाल है। 2021 का बंगाल सुशासन चाहता है। 2021 का बंगाल आशोल परिवर्तन चाहता है। यहां का गरीब, यहां का मध्यम वर्ग शांति चाहता है, स्थिरता चाहता है। वो बेरोक टोक काम करना चाहता है, अपने बच्चों का जीवन बेहतर बनाना चाहता है। तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री चुनावी रैलियां कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव है और चुनाव जीतने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। और रैलियां भी ऐसी वैसी नहीं, हजारों लाखों की भीड़ को इकट्ठा करते हुए, जहां पर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जाती है। ना किसी के चेहरे पर मास्क होता है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन किया जाता है। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह, वो भी रैलियां करते हुए नजर आते हैं। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी रैली करते हैं। मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है जी, पहली बार देखी है। अब बताइए, मेरी शिकायत मीठी है कि कड़वी है? आज आपने ऐसा दम दिखा दिया है, ऐसी ताकत दिखा दी है। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। तो सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी इस भीड़ को देखकर कितना खुश हो रहे हैं, जबकि ये भीड़ आज के दिन में कितना नुकसानदेह है ये आप और हम बखूबी जानते हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो शुक्रवार के दिन अमित शाह साहब ने भी चार बड़े रोड शो जो है वो रखे और वो किए, और उन्होंने भी भारी भीड़ जो है वो इकट्ठा की और वहां पर भी कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। तो ये गृह मंत्री थे जिनकी तस्वीरें आपने अभी देखी, किस तरीके से वो रोड शो करते हुए नजर आए शुक्रवार को। और वो भी तब जब देश में ऐसे हालात हैं कि बेड्स की कमी है, अस्पतालों की कमी है, दवाइयों की कमी है, टेस्ट की कमी है, हर चीज़ के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। आलम ये है कि शमशान घाटों में जगह नहीं बची है, कब्रिस्तानों में जगह नहीं बची है, इतनी मौतें हो रही है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी इतने केसेस और इतनी मौतें जो है कोरोना से हो रही है कि लोगों को अब 15 घंटों से भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ रहा है अंतिम संस्कार करने के लिए। वहीं आपको उत्तर प्रदेश की शमशान घाट की एक तस्वीर पहले मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखें। तो ये तस्वीर आपने उत्तर प्रदेश के एक शमशान घाट की देखी, जहाँ पर कितनी चिताएं जल रही है वो हम और आप गिन भी नहीं पा रहे हैं। शमशान घाटों में जगह इतनी कम पड़ गई है कि अब लोग लखनऊ में दूसरी जगह तलाश रहे हैं जहां पर वो जो अपने जिनको उन्होंने खोया है कोरोना से, उनका अंतिम संस्कार जो है वो कर सके। आप ज़रा सोचें, एक तो उन पर
पहले ही गमों का पहाड़ जो है वो टूटा है, उन्होंने अपनों को खोया है, उसके बाद उनको ऐसे घंटों जो है शमशान घाट और कब्रिस्तानों में इंतज़ार करना पड़ रहा है कि वो अपने जिनको उन्होंने गंवाया है उनका अंतिम संस्कार जो है वो करे। एक केस जो है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं नहीं जानती आप में से कितने लोग ट्विटर पर है, मैं ट्विटर पर हूँ और सुबह से शाम तक मैं ट्विटर पर सिर्फ और सिर्फ गुजारिशें, रिक्वेस्ट वही देखती हूँ, मदद मांगते हुए लोगों को देखती हूँ। कोई बेड्स के लिए मदद मांग रहा है, कोई हॉस्पिटल के लिए मदद मांग रहा है, कोई रामडेसिविर इंजेक्शन के लिए मदद मांग रहा है, कोई किसी दवा के लिए मदद मांग रहा है, कोई टेस्ट के लिए मदद मांग रहा है, कोई ऑक्सीजन के लिए मदद मांग रहा है। तो ऐसे हालात में जब इन सब चीज़ों की कमी है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैली करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको एक केस जो है मैंने शनिवार को ट्विटर पर देखा और मुझे तो बहुत तकलीफ़ हुई, मुझे आपको भी बताना है। ऐसे तो बहुत केसेस सामने आ रहे हैं लेकिन ये केस भी मेरे सामने आया और मुझे लगता है कि मुझे आपको बताना चाहिए। शनिवार के दिन आया, उनका ट्वीट जो मैं है आपको भी दिखा रही हूँ, आप देखिएगा। विनय श्रीवास्तव इनका नाम है, 65 साल इनकी उम्र है और यूपी में एक पत्रकार है ये। तो विनय श्रीवास्तव जी 16 तारीख को लिखते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ आपके राज्य में डॉक्टर, अस्पताल और पाठ लाभ सब निरंकुश हो गए हैं। मैं 65 की आयु का हूँ, इसके साथ मुझे स्पॉन्डिलिटिस भी है जिसकी वजह से मेरा ऑक्सीजन घट के 52 हो गया है और कोई भी हॉस्पिटल, लैब या डॉक्टर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ऐसे ट्वीट वो करते रहे। उनका बेटा भी घंटों कोविड हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहे कि किसी तरीके से बेड जो है वो मिल जाए। यूपी के जो हेल्पलाइन नंबर है उन्होंने वहाँ पर लिखा ट्वीट के नीचे कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप अपनी डिटेल्स डीएम कीजिए। लेकिन 17 अप्रैल का एक ट्वीट जो है फिर विनय श्रीवास्तव जी करते हैं और लिखते हैं, माई ऑक्सीजन इज़ 31 व्हेन समवन विल हेल्प मी। उनका ऑक्सीजन जब उन्होंने 16 तारीख को ट्वीट किया था उसमें कहा था कि 52 है और जब 17 तारीख को वो 3:16 पे लिखते हैं कि उनका ऑक्सीजन 31 तक पहुंच चुका है, कब कोई मेरी मदद करेगा। आप जानते हैं कि कुछ ही देर के बाद विनय श्रीवास्तव जी ने अपनी जान जो है वो गंवा दी। विनय श्रीवास्तव जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। मदद का दावा जो है ट्वीट के नीचे किया गया यूपी की हेल्पलाइन की ओर से, लेकिन 17 तारीख तक शाम के 3:15 बजे तक विनय श्रीवास्तव जी ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि मेरा ऑक्सीजन लेवल 31 तक पहुंच गया है, कब मेरी कोई मदद करेगा। लेकिन इतनी देर कर दी कि विनय श्रीवास्तव जी अपनी जान से हाथ धो बैठे। फिर एक और तस्वीर देखिए, ये उनके घर की है जहाँ पर उनके घर वाले जो है वो किस कदर रो रहे हैं, रोते हुए आपको नज़र आएंगे। तो ये तस्वीरें हैं और यहाँ पर रोते हुए भी आपको इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब वो एम्बुलेंस का उन्होंने घंटों इंतज़ार किया, घंटों उनको एम्बुलेंस के लिए इंतज़ार करना पड़ा उनके अंतिम संस्कार के लिए। तो ये आलम है किस तरीके से लोग मदद मांगते मांगते मरते जा रहे हैं। ये हाल है इस वक्त देश का। और हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? चुनावी रैलियां कर रहे हैं, बंगाल चुनाव जीतने की तैयारी कर रहे हैं और देश रो रहा है, मदद मांग रहा है। मुझे मदद मांगते हुए कई लोग दिखे और जब वो टैग कर रहे हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को टैग नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह को टैग नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को टैग नहीं कर रहे हैं। वो टैग कर रहे हैं तो विपक्ष के नेताओं को टैग कर रहे हैं, यानी आम आदमी पार्टी के दिलीप कुमार पांडे और कांग्रेस के युवा अध्यक्ष जो है श्रीनिवास जी, उनको टैग किया जा रहा है। और श्रीनिवास जी और दिलीप कुमार पांडे जो है बहुत बढ़ चढ़कर लोगों की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बेड्स की दरकार है तो वो बेड्स की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, इंजेक्शंस की दरकार है तो इंजेक्शंस की मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से जितनी मदद वो कर सकते हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ जो सत्ता में है मोदी सरकार, वहाँ से कोई मदद किसी को कोई हासिल नहीं है। पीएम मोदी सुबह से रैली करते हैं शनिवार को और रात को 8 बजे पीएम मोदी बैठक बुलाते हैं कोरोना पर चर्चा करने के लिए। तो ये कैसी चर्चा है? पूरा दिन भीड़ के बीच में रहे, भीड़ को इकट्ठा किया और रात को 8 बजे कोरोना पर चर्चा की। अच्छा, एक और चीज़ मुझे आप लोगों को दिखानी है। एक ट्वीट पीएम मोदी सुबह के वक्त करते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि मैंने कुंभ में संतों से बात की और उनसे आग्रह किया
कि कुंभ को अब यही खत्म कर दे और प्रतीकात्मक तौर पर चलाए उसको, कोरोना के हालात को देखते हुए। और शाम को एक और ट्वीट जो है जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया, एक बार आप और देख लीजिए कि ऐसी भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी, जहां तक नजर जा रही है और सिर्फ भीड़ ही भीड़ है। तो सुबह और शाम में प्रधानमंत्री की बातों में कितना फर्क है वो आप देखिए। कुंभ की बात करें तो कुंभ अब खत्म हो चुका है। 30 अप्रैल को कुंभ को खत्म होना था, लेकिन 13 दिन पहले कुंभ को खत्म कर दिया गया है। लेकिन इन दिनों जब 1 अप्रैल से शुरू हुआ तो लाखों लोगों ने शाही स्नान में हिस्सा लिया, कुंभ में हिस्सा लिया। और इस कुंभ में कितने कोरोना संक्रमित हुए हैं, सही आंकड़े भी अभी तक सामने जो है वो हमारे नहीं आए हैं। फिलहाल शनिवार तक एक आंकड़ा जो सामने आया है कि 229 साधु संत जो है वो कोरोना से संक्रमित हुए हैं और कई साधु संत जो है वो कोरोना से अपनी जान तक गंवा चुके हैं। तो कुंभ में भी इतनी बड़ी लापरवाही हुई है, बावजूद इसके कुंभ इतने वक्त तक चलता रहा, लाखों लोग शाही स्नान में हिस्सा लेते रहे। अब कहीं जाकर 13 दिन पहले कुंभ को खत्म किया गया है। ये सब कब तक चलेगा हमें नहीं समझ आ रहा है। हालांकि 1 साल पहले जब शुरू हुआ था कोविड, तब सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी नहीं थी, ये एक नई बीमारी है। अब 1 साल से भी ऊपर हो चुका है, बावजूद इसके हालत वहीं के वहीं है, 1 साल पहले जैसे ही, या फिर कह दीजिए 1 साल पहले से भी बदतर जो है वो हालात नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इतने भयानक मंजर जो है हर रोज़ हमें देखने को मिल रहे हैं कि बहुत तकलीफ़देह मंजर कह सकते हैं हम लोग, बहुत तकलीफ़देह मंजर है। क्योंकि हम और आप तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो लोग कितनी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, जो पल पल सांसों के लिए गुजारिशें करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल इतना गिर रहा है, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है, हमें बेड्स की ज़रूरत है, हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत है, हमें टेस्ट की ज़रूरत है। लेकिन सरकारें नहीं सुनती हुई नज़र आ रही है, ख़ासतौर पे पीएम मोदी जो चुनावी रैलियां करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, हम भी जिम्मेदार हैं इस हालत के, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मुद्दों से हटकर कुछ ऐसे मुद्दों पर वोट कर जाते हैं, कुछ ऐसे मुद्दों पर सरकार चुन जाते हैं जिसका नतीजा आज जैसे दिन जो है वो हमें नज़र आ रहा है। मुद्दे हमारे लिए हमेशा से स्वास्थ्य, शिक्षा यही होने चाहिए, लेकिन शायद भटक जाते हैं जब वोट करने जाते हैं और अंजाम जो है वो आज जैसा होता है। फिलहाल आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग अपने चेहरे पर मास्क लगाइए, कोविड नियमों का पालन कीजिए, घर पर रहिए, गैर ज़रूरी कामों के लिए घर से बाहर मत निकलिए, सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कीजिए। तो मेरी रिपोर्ट बंगाल से यही है, कैमरामैन अफजल के साथ। बहुत शुक्रिया।